हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और उसका रीजन आपको पता है क्या है? सिर्फ क्या है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होना। याद रखिएगा, लोगों को कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती है, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं कि बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही टिपिकल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो चलिए, मेरी वीडियो के देखने के बाद आपको ये जो टॉपिक है ना वो सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। क्या लगेगा जी? सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। चलिए, तो बिना देरी किए हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक वर्ब को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ब जो है ना वो होता क्या है। याद रखिएगा, वर्ब जो है वो वर्ड्स हैं। क्या हैं? वो वर्ड्स हैं जो हमें बताएंगे, क्या बताएंगे जी? एक्शंस को, मेन एक्शंस को। जितने भी एक्शन का मतलब क्या हो गया? काम। ठीक है, क्या हो गया? काम। वो वर्ड जो हमें पहले तो ये बताएंगे कि मेन एक्शन, कि मेन जो है ना, मेन काम कौन सा हो रहा है। मेन काम, किसी भी सेंटेंस में मेन काम कौन सा हो रहा है। और क्या बताएंगे? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो भी काम है ना वो कौन से टाइम में हो रहा है। टाइम का मतलब क्या हो गया जी? या तो वो प्रेजेंट टाइम में है, या फिर पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। आई बात समझ में? कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, ये तो हम बाद में कैटेगराइज करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ समझ रहे हैं वर्ब को कि वर्ब क्या है। वो वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे एक्शन के बारे में, मेन काम के बारे में, और किसके बारे में बताएंगे? टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे। बट यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ, ये हमें ये भी बताएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? मूड ऑफ स्पीकर, कि जो स्पीकर है ना उसका मूड कैसा है। ये भी हमें कौन सा वर्ड बताएगा? हमें वर्ब बताएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेन एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन एंड मूड ऑफ स्पीकर कैसे पता चलेगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, फिर मैं लिखूं ही गोज, या फिर मैं लिखूं यहां पर मे आई कम इन। ठीक है, ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने। तो देखिए यहां पर ये जो इज है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है? टाइम ऑफ एक्शन। कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब सेंटेंस बनाया गया है ना, वो कौन से टाइम की बात बता रहा है? कौन से टाइम की बात बता रहा है भाई? प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा है कि ही इज गोइंग, वो कब जा रहा है? प्रेजेंट टाइम में जा रहा है। और दूसरा है ही गोज। तो ये देखिए यहां पर ये जो गोज है वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। मेन एक्शन क्या है यहाँ पे? जाने का काम है। तो गोज जो है आपका हो गया मेन एक्शन, और ये जो इज है वो क्या हो गया आपका? टाइम ऑफ एक्शन। बस तीसरा पॉइंट रह गया, मे आई कम इन। अब देखो, मे आई कम इन, यहाँ पे आपसे एक परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मे हम कब यूज करते हैं? जब हम फॉर्मल परमिशन ले रहे होते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या है? कि आप रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। किसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं? जिससे आप परमिशन ले रहे हैं। तो यही चीज हो गई ना कि क्या जो हमारे वर्ब हैं वो क्या हैं? वो वर्ड्स जो आपको एक्शन भी बताएंगे कि मेन एक्शन कौन सा हो रहा है, टाइम ऑफ एक्शन भी बताएंगे, और मूड ऑफ स्पीकर भी। यहाँ पे आपको टाइम ऑफ एक्शन पता लगा, प्रेजेंट टाइम की बात है। यहाँ पर मेन काम पता लग गया, और यहाँ पे आपको मूड ऑफ द स्पीकर भी पता लग गया कि स्पीकर का क्या मूड है, वो हमें रिस्पेक्ट देना चाहता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे वर्ड्स हैं ना, जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे वर्ड्स हैं, कई क्या ऑलमोस्ट हर वर्ड इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं ना वो क्या होते हैं? डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं, और उसी के बेस पे हम क्या कर देते हैं? उसको कैटेगराइज कर देते हैं, और उसी को तो कह देते हैं टाइप्स। तो चलिए बना देते हैं वर्ब की टाइप। ओके, क्यों? क्योंकि कैटेगराइज कर रहे हैं हम। अब ये देखिए, वर्ब के मैंने पहले 2 पार्ट करे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन वर्ब, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया दूसरी तरफ ऑक्सिलरी वर्ब।
अब ध्यान से समझिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। भाई ये क्या चीज है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब? मेन वर्ब इसका मतलब क्या हो गया आपका? मेन एक्शन। जो भी किसी भी सेंटेंस में मेन एक्शन होगा, मेन एक्शन का मतलब क्या हो गया जी? मेन काम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? मेन वर्ब बोल देते हैं। इसका एक और नाम है, क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। इसे ही आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हो। जैसे मैं बोलूं ही राइट्स, तो यहां पे देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा मेन काम है जी? लिखने का काम जो है। तो यहाँ पे जो राइट है या राइट्स है वो क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया। आई होप कि आपको मेन वर्ब का थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझ आया होगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, याद रखिएगा। कोई भी हिंदी का वर्ड ना जिसके एंड में ना वाली साउंड आती हो, किसकी साउंड आती हो? ना की साउंड आती हो, उसे हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये क्या है? हमारे मेन वर्ब्स हैं। अब एग्जाम्पल लिख के बताती हूं, देखो। अगर मैं लिखूं खाना, ठीक है, या मैं लिखूं पीना, ठीक है, मैं लिखती हूं आना, जाना, ठीक है, सारे। तो इन वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इनके एंड में कौन सी साउंड आ रही है? ना की साउंड आ रही है। मतलब क्या है? ये क्या है? कोई ना कोई काम है। और काम करने के लिए आपको क्या चाहिए जी? एनर्जी चाहिए। आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए। ठीक है, तो वो वर्ड्स, ठीक है, वो काम जिसके करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उसे आप क्या बोल देते हो कि ये क्या है? हमारे मेन वर्ब है। और पहचान करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हिंदी का जो वर्ड जिसके एंड में लगा हो ना, वो क्या होता है? हमारा मेन वर्ब। अब चलिए, मेन वर्ब की एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसका फीचर। क्या? फीचर। याद रखिएगा, हर चीज, हर वर्ड, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स है ना, उनके कोई ना कोई फीचर्स तो जरूर है। तो हमारा जो मेन वर्ब है उसका क्या फीचर है? आप ध्यान से समझिए, मेन वर्ब का क्या फीचर है? ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ पे लिख लीजिए ऑलवेज। ऑलवेज क्या होता है? वो प्लूरल होता है। मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं ईट या फिर मैं लिखूं राइट, ठीक है, तो ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा क्या है? प्लूरल है। अब आप कहोगे अरे मैडम प्लूरल तो एस और ईएस लगने के बाद होता है, आप कैसे प्लूरल बना रही हैं इसे? तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा नाउन है ना, नाउन, उसका क्या फीचर है? हमेशा क्या रहता है आपका? सिंगुलर रहता है। जो हमारा नाउन है ना वो क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। बट जो हमारा वर्ब है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। नाउन और वर्ब में, नाउन और वर्ब में अपोजिट रिलेशन शेयर होता है। अपोजिट रिलेशन का मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जब हम नाउन में ऐड करते हैं एस और ई एस, तो वो क्या होता है जी? सिंगुलर से चेंज हो जाता है आपका प्लूरल में। बट याद रखिएगा, बट जब हम, जो हमारा वर्ब है, स्पेशली कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब में जब आप ऐड करो एस और ई एस, तो वो क्या हो जाता है? वो प्लूरल से किस में चेंज हो जाता है जी? सिंगुलर में चेंज हो जाता है। यही जो रिलेशनशिप है वो किस में है? नाउन और वर्ब में। और ये दोनों अपोजिट रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाती हूं। मैंने लिखा यहाँ पर ईट और मैंने यहाँ पर लिखा है राइट। आपको पता है ईट का मतलब खाना और राइट का मतलब लिखना, एंड विद ना साउंड। अब ध्यान से समझिए, राइट जो है मतलब देखो, अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, मैंने कितने सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं ना, इतने सारे अल्फाबेट लिखे हैं। इधर वाले पेजेस पे इतने सारे अल्फाबेट्स लिखे थे, ठीक है, लेकिन मैंने सभी को इतने सारे अल्फाबेट लिखने के बाद मैंने एक वर्ड बता दिया, क्या? कि मैं तो भाई लिखना, मैं लिख रही हूँ, बोला ना मैंने। अगर आप लो एग्जाम्पल ईट का,
जब आप खाना खाने जाते हो तो अगर आप राइस खाते हो, ठीक है, अगर आप राइस खाते हो तो 1 स्पून भी अगर आप राइस खाते हो तो उसमें कितने सारे राइस के जो दाने होते हैं वो आप खा जाते हो। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप राइस खाते हो, राइस भी खाते हो, आप दाल भी खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, चपाती भी खाते हो, ठीक है, सैलेड भी खाते हो, सब कुछ खाते हो ना। लेकिन उसे हम सारी चीज़ों को क्लब करके क्या बोल देते हैं, ईट। तो आप अब मुझे खुद बताओ, क्या ईट या राइट, क्या ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, हमारा प्लूरल है। तो आपको बताया था मैंने, कोई भी चीज मैं आपको रटवाऊंगी नहीं बल्कि समझाऊंगी, और वो भी प्रूफ करके। आई होप कि अब आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का जो कंसेप्ट हम यहाँ से शुरू कर चुके थे, आपको मेन वर्ब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ड्स होंगे, क्या होंगे, वो वर्ड्स होंगे जो हेल्प करेंगे, किस चीज में हेल्प करेंगे जी, टू क्लियर, क्लियर करने में, किसको क्लियर करने में, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, कि एक जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो किसकी हेल्प से क्लियर होता है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से क्लियर होता है। मतलब क्या हो गया कि मीनिंग ऑफ सेंटेंस आपको तभी क्लियर होगा जब उस सेंटेंस में क्या लगा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगा होगा। अरे अरे ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, बट कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगर मैं यहां पे लिखूं ही इज गोइंग, या फिर मैं लिखूं ही वॉज गोइंग, या फिर मैं लिखूं ही विल बी गोइंग, अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है जी, ही है, कोई एक लड़का है। और यहाँ पर देखिए ये गो मतलब जाना, और इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है गोइंग, तो ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब। लेकिन हमने चेंज क्या किया है, कहीं कहीं पर इज है तो कहीं पे वॉज है और कहीं पे विल है, जिससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टाइम की, पास्ट टाइम की और फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में या नहीं? आपको इन सेंटेंस का मीनिंग हमें किसकी हेल्प से क्लियर हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प से क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, वो वर्ड जो हेल्प करेंगे टू क्लियर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 3 पार्ट में स्प्लिट होंगे। कितने पार्ट में स्प्लिट होंगे, 3 पार्ट में, ठीक है। पहला होगा हमारा प्राइमरी, व्हाट, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होगा हमारा मार्जिनल, व्हाट, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा आ जाएंगे हमारे मॉडल्स। याद रखना कई लोग बोल देते हैं मोडाल, मोडाल कुछ नहीं होता, ये मॉडल्स होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो इज, एम आर, उसके बाद आप लिखोगे वॉज, वर, और आप लिखोगे विल एंड शेल। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको पता है इज एम आर क्या है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। कौन से टाइम को शो करता है जी, प्रेजेंट टाइम को। वॉज वर हमारे पास्ट वाले टाइम को बताता है, और विल शेल किसके बारे में बताता है, हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। तो प्राइमरी, याद रखिएगा जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो क्या है, वो हमें बताएंगे टाइम ऑफ एक्शन के बारे में। किसके बारे में, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? बट हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक भी, हाँ ट्रिक ही कह सकते हो, यहाँ पर भी एक ट्रिक है, और वो क्या है, यू कांट यूज इट एज मेन वर्ब। आप कभी भी जो ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसे कभी भी आप एज अ मेन वर्ब यूज
नहीं करोगे। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मेन वर्ब तो अलग है, तो इनको हम क्यों मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे? बट आगे आप देखते जाओ, आपको पता लग जाएगा कि कई ऑक्सिलरी वर्ब वो भी हैं जिसे हम एज अ मेन वर्ब भी कई बार यूज कर देते हैं। तो चलिए अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो हमारा सेकेंड, ये रहा हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो सम टाइम यूज एज मेन वर्ब ऑल्सो। याद रखिएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो कई बार एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाते हैं एक सेंटेंस में। वैसे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन कई बार ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं इसके लिस्ट। हैज, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। इधर आप नेक्स्ट लाइन में बनाना नीड, डेयर एंड यूज। ये हैं आपके मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। अगर मैं यहां पर बोलूं आई नीड पेन, व्हाट आई नीड पेन, तो आपको पता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया हमारा वर्ब और पेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब भी कौन सा है? हमारा मेन वर्ब है। अगर मैं लिखूं आई हैव डन माय वर्क, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आई जो है वो तो हमारा सब्जेक्ट है, डन जो है हमारा मेन वर्ब है और माय वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर जो ये हैव है यूज हुआ है टू टेल यू अबाउट टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या बता रहा है आपको ये? टाइम ऑफ एक्शन, कि जो ये काम है, जो हमारा काम फिनिश हो गया है वो कब फिनिश हुआ है? प्रेजेंट टाइम में फिनिश हो गया है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर आई हैव अ काउ, मेरे पास क्या है? एक गाय है। तब देखो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी क्या है? देखो आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है या मैं एक गाय रखता हूं। ठीक है, यहां पर जो ये वर्ड है ना वो रखने के लिए यूज हो रहा है, रखना। ठीक है, कि मेरे पास ये है। ये जो यहाँ पे हैव यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? रखना। जो रखना हमारा मेन वर्ब है उसके लिए यूज हुआ है। हमेशा याद रखिएगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वो होंगे जो सम टाइम यूज हो जाएंगे एज अ मेन वर्ब ऑल्सो, अदरवाइज ये क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब जो हमारी थर्ड टाइप है, थर्ड, वो हमारी क्या है? मॉडल। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। अब याद रखिएगा मॉडल वर्ब का क्या काम है? ये हमें बताएगा मूड ऑफ स्पीकर। किसके बारे में बताएगा जी? मूड ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर का मूड कैसा है। अब चलो एक एग्जाम्पल से बता देती हूं। जैसे लिखती हूं मैं यहाँ पे कैन और मैंने यहाँ पर लिखा मे। ठीक है, मैंने एक तरफ लिखा है कैन और दूसरी तरफ मैंने लिखा है मे। अब कैन और मे दोनों के दोनों क्या हैं? आपके मॉडल्स हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? आपके मॉडल्स हैं, लेकिन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग है। जो मे है, ठीक है, सिर्फ हम मे का और कैन का एक यूज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे मैं आपको ये क्लियर कराऊंगी कि कैसे हम मूड ऑफ स्पीकर बताते हैं। तो मे जो है, देखिए मे और कैन दोनों यूज होता है किसके लिए? परमिशन के लिए। जब आप परमिशन किसी से मांगते हो, ठीक है, जब आप परमिशन सीक कर रहे होते हो किसी से, तो आप मे या कैन का यूज करते हो। मे यूज आप कब करते हो? फॉर्मल के लिए करते हो। मे यूज कब करते हो? फॉर्मल के लिए। और कैन यूज कब करते हो? इनफॉर्मल के लिए। ध्यान से समझना। फॉर्मल में आपके कौन से आ जाएंगे? फॉर्मल में आपके आ जाएंगे चाहे वो आपके एल्डर हैं
या फिर आप हो अपने स्कूल में, या फिर हो अपने ऑफिस में। और इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा आपका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल और आपके एज मेट वाले आ जाएंगे। तो देखिए, जब आप क्या करोगे, जब आपने परमिशन लेना होगा, जब आपने परमिशन लेना होगा अपने टीचर से, अपने एल्डर से या अपने ऑफिस में, तो आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो क्या बोलते हो, कैन आई कम इन। ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर आप अपने स्कूल में अपने टीचर को बोलो कैन आई कम इन, तो इसका मतलब क्या है, ग्रामेटिकली तो आप सही सेंटेंस यूज कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर। इसी से हमें क्या पता चलता है, मूड ऑफ स्पीकर। तो चलो मैं अब यहाँ पर लिस्ट भी बना देती हूँ कि कौन कौन से हमारे मॉडल वर्ब हैं। तो हमारा पहला है कैन, फिर आपका आ जाएगा कुड, फिर आपका आएगा मे, माइट, वुड, शुड एंड मस्ट। तो ये हैं हमारे मॉडल वर्ब। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक रीकैप बता देती हूं। हमने वर्ब डिस्कस कर लिया, वर्ब के दो पार्ट डिस्कस कर लिए, एक तो मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के हमने 3 पार्ट बनाए, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर हमने बनाया मार्जिनल ऑक्सिलरी, और फिर हमने लास्ट में क्या बनाया, मॉडल ऑक्सिलरी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को कोई भी डाउट होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब को इन डिटेल। मेन वर्ब क्या होता है ये तो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब हम मेन वर्ब को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करते हैं और उसे समझते हैं इन डिटेल। तो मेन वर्ब पहले जो है कैटेगराइज होता है 2 पार्ट में, एक है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जितने भी हमारे मेन वर्ब है ना वो सभी के सभी फाइनाइट होते हैं, ऑल मेन वर्ब, ठीक है, जो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है मैम फिर नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट कुछ नहीं होते हैं, वर्ब को हम किस तरीके से यूज करते हैं, हाउ वी यूज वर्ब इन डिफरेंट सेंटेंसेस, उसके दम पे ही हम क्या कह देते हैं कि ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। अब ध्यान से समझिएगा, फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होंगे जो किसको फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जो किसको फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अगर इसे आप इजी भाषा में समझना चाहते हो तो क्या होगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा उसे हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन फाइनाइट। पहले यहाँ पे लिख भी देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ विद एग्जाम्पल। नॉन फाइनाइट क्या होगा, वो वर्ब not according to number and person of subject। जो वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा उसे हम बोल देंगे नॉन फाइनाइट, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा उसे हम बोल देंगे फाइनाइट। बट हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ऑल जो वर्ब होते हैं वो हमारे फाइनाइट होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लिखती हूँ, मैंने लिखा ही, ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है एक चीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है जी तो उसके साथ आप ऐड करोगे सिंगुलर वर्ब को, और अगर आपका प्लूरल है सब्जेक्ट
तो उसके साथ आप ऐड करोगे किसको? प्लूरल वर्ब को। ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए, ही जो है हमारा, ही जो है वो क्या है? ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो वर्ब है ये भी क्या है? आपका सिंगुलर वर्ब। क्यों है ये सिंगुलर वर्ब? क्योंकि यहां पर हमने ऐड करा है एस। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आफ्टर एडिंग एस और ईएस, किसमें? वर्ब में। जब हम एस और ईएस करते हैं ऐड किसमें? वर्ब में, तो वो प्लूरल से किसमें चेंज होता है? सिंगुलर में चेंज हो जाता है। और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब कौन सा आएगा? आपका प्लूरल आएगा। तो अब आप देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? लाइक और मेन, दो वर्ब है ना? कितने वर्ब हैं? दो वर्ब हैं। बट ये वाला जो लाइक वर्ड है वो किसके अकॉर्डिंग है? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। लेकिन जो आप देखो ये प्ले है, क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। तो जो वर्ड, ठीक है, जो मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसे तो हम बोल देंगे कि ये फाइनाइट है। और जो नहीं होगा उसे हम कह देंगे नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे लिख भी देती हूं, देखिए ये हो गया हमारा, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो लाइक हमारा वर्ब है वो क्या है? फाइनाइट। और जो हमारा प्ले है वो क्या हो गया यहाँ पर? नॉन फाइनाइट। आई बात समझ में? अगर इसी एग्जाम्पल को, ये जो प्ले वर्ड है इसको मैं चेंज कर दूं, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं ही प्लेज टू बी फिट, ही प्लेज टू बी फिट। अब आप यहां पर देखिए ये जो वर्ड प्ले है, ठीक है, यहां पर मैंने ऐड कर दिया एस को, ठीक है। तो ये क्या था? सिंगुलर आपका सब्जेक्ट था जी, और ये बन गया आपका सिंगुलर वर्ब। आई बात समझ में? तो यहां पे ये नॉन फाइनाइट है और यहां पर क्या है? ये फाइनाइट है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप कभी भी लिस्टिंग नहीं कर सकते। आप क्या नहीं कर सकते? लिस्ट नहीं बना सकते हो कि भाई ये जो वर्ब्स हैं हमारे फाइनाइट हैं, ये हमारे नॉन फाइनाइट है। बल्कि क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से सेंटेंस में यूज किए गए हैं, एंड एज पर दैट हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये हमारे क्या है? फाइनाइट हैं या फिर नॉन फाइनाइट हैं। यहां पर एक चीज मैं और ऐड कर देती हूं, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसमें भी हमारे कौन से? प्राइमरी। कौन से? प्राइमरी। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी सारे क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। कैसे फाइनाइट होते हैं जी? देखिए अगर आप लिख रहे हैं ही, तो ही के साथ कभी आपने आर लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ही सिंगुलर है और आर क्या है? प्लूरल है। तो आप क्या लिखते हो? ही और इज। आई बात समझ में कि नहीं? ही के साथ आप वर तो कभी भी नहीं लिख सकते हो। ही के साथ आप क्या लिखते हो? वॉज लिखते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वर क्या है? आपका प्लूरल और ये क्या है? आपका सिंगुलर। इस वजह से हम सिंगुलर आपका सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसमें भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वो हमेशा फाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रूल फॉलो करते हैं। कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा जी। और अगर है आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब। ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो हो गया आपका फाइनाइट, और अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या हो गया? आपका नॉन फाइनाइट। यहां तक तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सिर्फ फाइनाइट वर्ब को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब भी है ना, वो आगे दो पार्ट में डिवाइड होंगे। दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक तो होगा आपका ट्रांजिटिव और दूसरा होगा इनट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है? कुछ भी नहीं है। हाउ वी आर यूजिंग द वर्ब्स,
उसी के बेस पे हम फिर कैटेगराइज कर देंगे। तो इस चीज में याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो रिक्वायर करते हैं, जिसको जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भाई? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं? जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब आ गया क्वेश्चन, अरे मैडम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में फिर से फंस गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो बैठे हैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ जो बहुत ही आसान है और आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने इस ट्रिक को नहीं दिया होगा आपको। 2 वर्ड याद रखिएगा आप, एक है आपका व्हाट और दूसरा है आपका whom। एक है आपका व्हाट और दूसरा है आपका whom। ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, जिसका यूज करके हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आंसर मिलता है, क्या मिलता है? आंसर मिलता है ऑफ 2 क्वेश्चन। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। कौन कौन से क्वेश्चन का? एक तो क्वेश्चन है व्हाट मतलब क्या, और whom का मतलब है किसको। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आप क्या कह देना कि ये ट्रांजिटिव वर्ड है और ये इनट्रांजिटिव है। नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम आपको। अगर मैं यहां पे लिखूं राम ईट्स पिज्जा, ठीक है जी, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर दीजिए कि राम क्या खाता है? राम क्या खाता है, या फिर राम किसको खाता है जी? तो आपको पता लग गया राम क्या खाता है? पिज्जा खाता है। ठीक है, राम किसको खाता है? पिज्जा को खा जाता है। तो ये जो ईट है ना, ये हमारा पहली बात तो है वर्ब भी है कौन सा? मेन वर्ब। और ये कौन सा वर्ब बन गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। आई बात समझ में कि नहीं? 2 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या और किसको। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, वर्ड्स फ्लाई। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखा वर्ड्स फ्लाई। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, वर्ड्स क्या फ्लाई करता है? वर्ड्स किसको फ्लाई करता है? आंसर मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। इतना बुरा क्वेश्चन है ये। वर्ड्स क्या फ्लाई करता है, वर्ड किसको फ्लाई करता है? बिल्कुल भी आंसर नहीं मिला। तो ये जो फ्लाई वर्ड है वो आपका क्या है? इनट्रांजिटिव। क्या है ये? इनट्रांजिटिव है। लेकिन रुको, यहाँ पे एक और भी ट्रिक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राम फ्लाइज फ्लाइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि राम जो है क्या उड़ा रहा है? फ्लाइट उड़ा रहा है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ा रहा है। तो आपको 2 चीजों का आंसर मिला कि नहीं मिला? राम क्या उड़ाता है और राम किसको उड़ाता है? मिला आंसर कि नहीं मिला? तो ये देखिए, ये जो वर्ड है फ्लाइज, ठीक है, ये यहाँ पर क्या बन गया? ट्रांजिटिव बन गया। ये कौन सा वर्ड बन गया? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है? ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा वर्ड, ठीक है, हम कैटेगराइज नहीं करते हैं कभी भी कि ये हमारा फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ये ट्रांजिटिव है या ये इनट्रांजिटिव है, बल्कि हम किस चीज को देखते हैं? हाउ इट इज यूज इन अ सेंटेंस। वो चीज डिपेंड करती है कि वो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। आई बात समझ में? अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताती हूं जिससे आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ दीजिए, सन क्या राइज होता है? सन किसको राइज होता है? आंसर मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये जो राइजेज वर्ड है वो क्या है आपका? इनट्रांजिटिव है। द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय। जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है भाई? हिमालय से निकलती है। हिमालय में से भी कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री से निकलते हैं, जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, गंगा क्या निकलती है? गंगा किसको निकलती है? तो यहाँ पर भी आपको आंसर नहीं मिला कि नहीं? तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो राइजेस वर्ड है वो भी क्या है? आपका इनट्रांजिटिव है।
अब इस सेंटेंस में देखिए, ही कम्स टू दिल्ली। यहां पर भी क्वेश्चन पूछ लीजिए कि वह क्या दिल्ली आता है, वह किसको दिल्ली आता है। क्वेश्चन का आंसर मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये जो कम वर्ड है या फिर कम्स वर्ड है, ये हमारा क्या बन गया? ट्रांजिटिव बन गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही आसान है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से वो चीजें यूज करी गई है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हम कैटेगराइज करें, जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग ही कहो कि भैया ये ट्रांजिटिव है और ये इनट्रांजिटिव है, तब तो हो गई रटने वाली बात। बट आपको तो पता है हमने तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ट्रिक बता दी है। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन वर्ड, कौन कौन सा? एक व्हाट और एक whom, क्या और किसको। फिर आप कभी भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स को पहचानने में गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलिए, अब हमने फाइनाइट वर्ब तो डिस्कस कर लिए, अब हम नॉन फाइनाइट को भी डिस्कस कर लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाएगा कि मुझे तो पूछा ही नहीं आपने। तो चलिए, नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बताया था, वो वर्ब्स होंगे जो सेंटेंस में यूज होंगे नॉट एज पर द सब्जेक्ट, मतलब वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ उसके अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे इन अ सेंटेंस में, उसे हम बोल देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। हमारा पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है हमारा जेरेंड और तीसरा है हमारा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या है? हमारा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप देखोगे कोई भी मेन वर्ब, उसके आगे क्या लगा है? 2, और ये टुगेदर यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसे क्या कह देंगे जी? कि ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। फिर आ जाता है हमारा जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड कर देते हैं ing, जैसे मैं यहां पर लिखती हूं राइटिंग, क्या लिखती हूं? राइट, और उसमें मैंने ऐड कर दिया ing और बन गया राइटिंग। जब हम इस वर्ब राइटिंग को यूज करेंगे एज नाउन इन अ सेंटेंस, तो उसे हम बोल देंगे क्या? जेरेंड। और पार्टिसिपल क्या होता है? अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं और ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक के सारे कंसेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मैं बाइंड अप करने से पहले आपको बताऊं कि अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है, तो हमने क्या डिस्कस करा? पहले तो हमने जाना कि वर्ब क्या होता है, फिर उसके दोनों पार्ट्स को देखे। एक था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा था हमारा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा प्राइमरी, फिर हो गया हमारा मार्जिनल और फिर तीसरा हो गया हमारा मॉडल्स। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा मेन वर्ब है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक था हमारा ट्रांजिटिव और दूसरा था इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा है आपका जेरेंड और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। तो ये सारे कंसेप्ट्स तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए, सिर्फ रह गया आपका नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे कंसेप्ट, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई है आपको कि इन्फिनिटिव कैसे होता है, जेरेंड क्या होता है या फिर पार्टिसिपल तो बताया ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और लगे कि आपको कुछ आज समझ आया और कुछ नया समझ आया, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।